हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज के वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपके जो रेशियो आपका एग्जाम में आता है, यानी कि 60% आपका पेडागोजी आता है और 40% फैक्ट आते हैं, उसी तरीके से मैंने आपके लिए 60% पेडागोजी रखी है आज के टॉपिक में और आपका 40% फैक्ट रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चलिए एक बार जय हिंद जरूर लिखें, सभी भाई बहन जय हिंद लिखें। और यदि चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस किसी भी भाई बहन ने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन इसलिए दिया होता है जिससे कि अगर वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणा 25 का गुणन किस प्रकार किया, तो 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 गुणा 10, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 400। उसने इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए हल किया। तो यहाँ पर आपको देखना ये है क्वेश्चन में, जी हाँ, क्वेश्चन में आपको देखना है कि इस प्रकार को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। दोस्तों ये आपको बताना है, पुनरावृत्ति का योग, प्रतिलोम गुणन का सिद्धांत, या फिर वितरण सिद्धांत, या फिर साहचर्य सिद्धांत। तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकंड्स। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कर देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इस प्रश्न के लिए कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 गुणा 25। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 16 गुणा 25 आपका कितना होता है, तो आपको 400 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले स्टेप में उसने क्या किया, तो 8 गुणे 16 गुणा 5 गुणा 5, इसका आंसर भी क्या आएगा, आपका 400 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं 8 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, इसका आंसर भी आपका 400 आएगा। और यहाँ पर 40 गुणा 10, ये भी आपका 400 होता है। तो यहाँ पर क्या आया, 400। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बच्चे ने एकदम से साहचर्य स्थापित किया। ठीक है, यानी कि चीजों को आपस में रिलेट करना शुरू किया, और आंसर तो उसका वही आ रहा है ना, इसीलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि साहचर्य सिद्धांत होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये आपको बताना है जो नहीं है। ठीक है, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण, या फिर वर्ग समावेशन। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्ग समावेशन बिल्कुल होता है, वर्गीकरण होता है दोस्तों, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं संरक्षण, तो संरक्षण भी होता है, लेकिन आपका जो मापन होता है ना, मापन आपका प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ इस प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दोस्तों ये आपको बताना है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या ये सही है। अगला है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं होगा यहाँ पे, ठीक है, विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें आपको बताना है बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है, क्या ये सही हो सकता है। अगला है ए और बी दोनों शुद्ध हैं, और आपका नेक्स्ट है ए और बी दोनों अशुद्ध हैं, और आपका डी वाला ऑप्शन है ए शुद्ध है और आपका बी अशुद्ध है। तो आपको बताना है इसमें आपका उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ,
आपका उत्तर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मैं बात करूँ संख्यांक, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम से सही है। अगला देखते हैं, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमें लिखना है 40, ठीक है, तो 40 लिखना है तो 5 गुणे 8 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, 8 पंजे 40 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 8 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही होगा। और यहाँ पे हम 10 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका 40 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं को द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ए और बी दोनों सही है। तो आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो अच्छी लग रही हो, मैटर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये आपको बताना है। जा सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे आपको थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना है और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर देना है। आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड। जी हाँ, सभी भाई बहन जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। जी हाँ, बताइए। तो यहां पर दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है कि 50 में एक पूर्ण संख्या की जाती है, जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटाई जाती है, अब प्राप्त योगफल का जोड़ करना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ये समझा है। मान लीजिए संख्या क्या है, आपकी संख्या x मान लीजिए, और क्या करना है, 50 में x को जोड़ा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, ऊपर लिखा है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, 50 में से वही संख्या घटाई जाती है, ठीक है, यानी कि x को घटा दीजिए। अब x को घटा दिया, अब यहाँ पे क्या दिया है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं को जोड़ क्या है, यहाँ पे जोड़ हमने लगा दिया इसीलिए। तो 50 में से x घटाएंगे, कितना आएगा आपका, बताइए। 50 में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50x। सिंपल सी चीज़ है। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 100 आएगा। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इन सिंपल क्वेश्चंस में अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो आप कहेंगे कि सर बोर कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। जी हाँ, तो इस प्रश्न को करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने किसका प्रयोग किया, बताना है दोस्तों। व्याख्यान विधि का, प्रयोगशाला विधि का, आगमन विधि का या फिर निगमन विधि का। तो बताइए, बहुत ही टफ और सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। टफ भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं व्याख्यान यानी कि लेक्चर तो नहीं दे रहा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब बचा आपका आगमन विधि और निगमन विधि। तो कौन सी हो सकती है, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया। इसका मतलब क्या था कि पहले क्या किया, बच्चों को क्या दिया, एग्जाम्पल दिया। अरे सिंपल सी चीज है, कोई प्रश्न का जो था, प्रश्न को सॉल्व कराने के लिए सूत्र नहीं रटवाया, पहले क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया है। यानी कि पहले एग्जाम्पल किस में दिया जाता है, आगमन विधि में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अच्छे लग रहे हों तो एक बार लाइक बाद में करें, लेकिन जय हिंद पहले लिख दें, ठीक है। जय हिंद लिखें सभी लोग। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, क्या ये सही है। अगला है, संकल्पना मानचित्र एक नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, क्या ये सही हो सकता है, बताना है भाइयों। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। और आपका नेक्स्ट है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाए जाने चाहिए, ठीक है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है।
कि अगर हम बात करते हैं संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारी जो प्रकृति है उसका मानचित्र बनाया जा सकता है एकदम से क्रम अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से सही है दोस्तों, ठीक है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, एकदम से करेक्ट है। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे कि सारे काम अगर शिक्षक करेगा तो बच्चा क्या करेगा, सिंपल सी चीज़ है, यानी कि ये कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके लिए हमेशा बताता हूँ कि जहाँ पर केवल आता है ना, वो आपका 99% आपका क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। 99% गलत होता है, तो आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है दोस्तों, आपको बताना है। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो बताना है एक और दो दोनों बराबर हैं, या फिर गणना नहीं की जा सकती है, या फिर एक ज़्यादा है, या फिर दो वाला ज़्यादा है। बताइए दोस्तों कौन सा ज़्यादा है, ये आपको बताना है। लागत किसकी ज़्यादा आ रही है, जी हाँ, बताइए किसकी लागत ज़्यादा आ रही है दोस्तों, यह आपको बताना है, ठीक है। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि 250 प्रत्येक, यानी कि 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट हैं, यानी कि 250 की क्या करेंगे, 200 से गुणा कर देंगे। 250 की 200 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा सिंपल सा आपका, जी हाँ, आंसर आ जाएगा आपका 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 20 का, अगर हम 250 से अगर हम गुणा करते हैं, 20 का 250 से, ठीक है, यहाँ पर 20 का 250 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 0 और 2 से 5 में करेंगे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 5,000। यहाँ पर भी 5,000 आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है ना, ये 20 दर्जन है दोस्तों, ठीक है, 20 दर्जन है, यानी कि 12 से और गुणा होगी, तो यानी कि 12 से और गुणा करनी है, यानी कि आपका जो 5,000 आया, 5,000 में आप 12 की और गुणा करेंगे तो आपका 50,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, तो कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि 2 वाला, ये वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों इसमें समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें दर्जन लिखा है, ठीक है, और मूल्य कितने का है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 250 रुपए है, और 20 दर्जन का निकालना था। तो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज ये थी कि आपको 20 का गुणा करना पड़ता पहले 12 का, ठीक है। तो आप इसका गुणा करते, इसका गुणा कितने का आता, तो आप कहते 12 दूनी 24, यानी कि 240, ठीक है, 240, और यहाँ पर आपका 250 है, तो यहाँ पर 240 और 250 का गुणा ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 250 और यहाँ पर 2 से है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन सभी सिंपल होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। जी हाँ, बताइए 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1, इस तरीके से ये क्या है, सम का संख्यक पदों तक योग क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है, इसका योग क्या हो सकता है, ठीक है। जी हाँ, बताएं क्या +1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आ सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए कुछ लोग क्या होता है, कमेंट करते ही नहीं है, तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपनी उपस्थिति का प्रमाण जरूर दीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, ध्यान रखिए। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू ये सीरीज क्या है, चलती जा रही है, और यहाँ पर एक के बाद एक ही है, ठीक है, यानी कि -1 है यहाँ पर, ठीक है, तो प्लस आया, फिर यहाँ पर प्लस आया, तो फिर माइनस आएगा, तो इस तरीके से एक ही कंटिन्यू सीरीज जा रही है। तो जहाँ पर कंटिन्यू सीरीज चलती चली जाएगी, तो हाँ वहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों यदि आपको हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल ना पता हो तो सुन लीजिए,
आपको दोपहर 12 बजे और रात्रि 9 बजे आपको 2 टाइम लाइव क्लास दी जाती है, और इसके अदर हैंड भी आपको वीडियोस बीच बीच में अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से 105 प्लस का हमारा जो स्कोर है 100% दोस्तों आपका कवर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि 30,028 बराबर इन्होंने लिखा है 28 इकाई 28,000, और यहां पर दहाई आपको बताना है कितनी आएंगी, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या आएगी, रिक्त स्थान पर क्या संख्या आएगी दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है, थोड़ी मेहनत करनी है। जी हाँ, बताइए, बताएं दोस्तों, बताएं। जी हाँ, बताइए। तो यहां पर बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। जो प्रश्न है आपका, यहां पर आपको पता है 30,028 कितना है, 30,028 बराबर आपका इन्होंने दिया है 28 इकाई और 28,000। 28 इकाई और 28,000, इकाई का मतलब क्या है, 28 ही है, और 28,028 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका 28,028, ठीक है, ये कितना हुआ, 28,028। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर बताना है कि यहां पर क्या आ सकता है। तो सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे, तो हम यहां पर माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 28,028 को किससे, तो आप कहेंगे 3,000 से माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज है, 3,000 से 28,028 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 200 आंसर आ जाएगा। और दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न, एक बार कमेंट जरूर करें। बहुत ही मेहनत की है मैंने इन प्रश्नों को बनाने में, क्योंकि इन प्रश्नों का जो चयन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको कराना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, बताना है आपको, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब आपका भागफल क्या होगा दोस्तों। यहां पर आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया गया है कि कुछ भाई बहन जिनके पास मैथ नहीं रही होगी, यानी कि बहुत कम समय तक उन्होंने मैथ पढ़ी होगी, तो वो इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं, जबकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ, बताना है। तो देखिए, अगर मैं इस प्रश्न को कराता हूं तो यहां पर आपको क्या करना है, ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कराना है, बस सिंपल सी चीज आपको यह समझनी है। पहले आपको क्या करना है, 80,808 80,808 को क्या करना है, आपको 108 से भाग करना है। 108 से भाग करना है, इतना काम आप कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 90,909 90,909 को 109 से भाग कर देना है। ठीक है, इतना काम आपके लिए करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जी हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका इस वाले का जो आपका आएगा, जी हाँ, यहाँ पे कट हो गया, कोई बात नहीं है, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं है। जी हाँ, 1 सेकेंड रुकिए, बस 1 सेकेंड लगेगा, मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 90,909 और डिवाइड बाई 109। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तो आपका इसका जो आपका क्या होगा, शेषफल। ठीक है, इसका शेषफल और इसका शेषफल, इन दोनों में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम ऊपर वाले को इसको इससे भाग करेंगे तो यहां पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आएगा आपका 24। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 90,909 को 109 से जब भाग करेंगे तो आपका शेषफल आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। और यहां पर लिखा है कि अब इनको क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है इसको इससे, तो सिंपल सा 3 से 24 को डिवाइड करेंगे और आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट करना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, जी हाँ, कमेंट करिए, कमेंट करेंगे और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, जी हाँ, कमेंट करिए। यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 यहाँ पर खाली जगह है, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ,
रिक्त स्थान पर बताना है आपको संख्या क्या आएगी दोस्तों। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ, बताइए। तो इस प्रश्न के करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं आपके लिए बता रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, यहां पर आप लिखा है 603 गुणे 28 और बराबर में आपका क्या लिखा है 63 गुणे 4 गुणे खाली जगह। ठीक है, तो खाली जगह की जगह पर आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक्स। तो एक्स इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आप इधर ले लीजिए और इसको कहाँ ले लेंगे, इसके बटे में ले लेंगे। 63 गुणे 4, सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक्स अपनी जगह पे रहने दीजिए और ये वाली जो संख्या है इसे इसके बटे में ले आइए। अब इसको काट देंगे सिंपल से तरीके से। अब काटने में मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, तो आंसर आपको बता देता हूं। आंसर आपका क्या आ सकता है, तो आंसर आएगा आपका 67। जी हाँ, 67 आपका आंसर आ जाएगा एकदम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं जानता हूं आप सभी है ना, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में आपने डीएलएड किया, बीएलएड किया, या फिर आपने बीएड किया और उसके बाद में आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत कुछ सीख कर और पढ़कर आए हैं। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो इससे आपका और मेरा दोनों का नुकसान है। ठीक है, तो मैं समझता हूं उस चीज़ के लिए एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए, दशमलव निरूपण के लिए। ठीक है, व्यवकलन का, स्थानीय मान का, गुणा का, योग का। जी हाँ, बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप सभी लोग सही करेंगे कि योग से आपका दशमलव का कोई रिलेशन नहीं है, गुणा से भी नहीं है, व्यवकलन से भी नहीं है, यानी कि आपका हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और व्यवकलन क्या होता है, तो जिसे आप कहते हैं घटाना। ठीक है, वही आपका व्यवकलन होता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं दोस्तों। परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। क्या ये है? योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। क्या ये है? अगला आपको बताना है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। और नेक्स्ट है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्र ज्ञात करना। बताना है आपको अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। दोस्तों अब वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहां से जरूर आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, जी हाँ, बताना है। देखिए अगर आपको सेम कॉपी प्रश्न नहीं मिलेंगे तो इसी प्रश्न के आधार पर आपको प्रश्न मिलेंगे। समझ रहे ना, आधार आपका यही प्रश्न होंगे। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज के लिए। ठीक है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/4 और यहाँ पर लिखा है 1/10 में से कौन सा बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM आपका उपयुक्त होगा। संख्या चार्ट, गिनतारा जिसे अबेकस कहते हैं, 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड, या फिर आपका डाइंस ब्लॉक। तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करें, जी हाँ, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आप बताइए क्या हो सकता है। आप सभी भाई बहन अधिकतर जो लोग हैं वो गलत कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका, किसी ने चार्ट लगाया है, किसी ने गिनतारा लगाया, किसी ने वर्गीकृत ग्रिड लगाया, लेकिन राइट आंसर होगा आपका डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, तो अगर हम डाइंस ब्लॉक की बात करें, मान लीजिए हमने ये एक ब्लॉक बना दिया और इसको जब हम 1/4 में डिवाइड करना है तो 1/4 में डिवाइड कर देंगे, एक भाग को कलर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 1/10 में बनाना है तो 1/10 में कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरीके से डाइंस ब्लॉक के द्वारा सबसे उपयुक्त TLM बनाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, किसकी बात हो रही है इसमें, बड़ा बताना है आपको कौन सा है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी कि क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों यह आपको बताना है। आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण या फिर अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। और दोस्तों आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि
यदि आपको हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं पता है तो सुन लीजिए। आपको दोपहर 12 बजे और रात्रि 9 बजे प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिलती है, तो कहीं मत जाइए, अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहां पर ध्यान रखिए आपका प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण एकदम से सही हो जाएगा, आकलन नहीं करना है, अध्यारोपण नहीं करना है। अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो आज की कैसी लगी, आज का सेशन इतना ही रखने वाले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, समझाने का तरीका कैसा लगा, ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।